हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। गाइज, आज का वीडियो है फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। इस सप्ताह में फंडामेंटल का और आपका बिहेवियर साइंस का चलेगा। तो फंडामेंटल में आज जो है हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है और उनके बीच में अंतर है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए पल पल के अपडेट के साथ में एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए करते हैं शुरू। ए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर का अंतर बताओ जो क्वेश्चन होता है ना, जहाँ से आपको अंतर बताने के लिए पूछेगा कि दो टर्म दे देगा, कहेगा दोनों के बीच में अंतर बताएं। तो उस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको जो है हम लोग देखेंगे उनके बीच में अंतर। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एक्टिव व्यायाम, मतलब एक्टिव एक्सरसाइज, सक्रिय व्यायाम, और एक है निष्क्रिय व्यायाम, दोनों के ऊपर पूछेगा। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्टिव एक्सरसाइज क्या होता है और पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है, मतलब सक्रिय व्यायाम और निष्क्रिय व्यायाम में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए, यह व्यायाम व्यक्ति स्वयं करने में सक्षम होता है। जो एक्टिव होता है, जो सक्रिय व्यायाम होता है, वो एक्टिव व्यक्ति ही कर सकता है, मतलब जो एक्टिव हो, जो सक्रिय हो, वो जो स्वयं से करने में सक्षम हो। जो व्यक्ति यह व्यायाम उन व्यक्तियों को कराया जाता है जो स्वयं करने में असमर्थित हो। निष्क्रिय व्यायाम वैसे व्यक्ति को जो है कराया जाता है जो क्या हो, जो खुद से करने में असमर्थ हो। सक्रिय व्यायाम खुद से किया जाता है, व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब जब इसमें खुद जो है एक्सरसाइज किया जाएगा, एक्टिव में खुद से किया जाएगा, तो इसमें किसी का सहायता नहीं लेने की ज़रूरत होगा। बट जो निष्क्रिय व्यायाम होता है, इस व्यायाम में जो है व्यक्ति आंशिक या पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। इसमें जो होता है व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा सा या पूरे के पूरे जो है किसी और व्यक्ति के सहारे जो है एक्सरसाइज करता है। ठीक है, उसके बाद है यह व्यायाम व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। जो एक्टिव एक्सरसाइज है खुद से करता है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है और यह स्वास्थ्य को ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद है यह व्यायाम को व्यक्ति में जटिलताओं को रोकने में सहायक होता है। ये जो है स्वास्थ्य को उन्नत बनाता है और यह जटिलता को रोकता है। जैसे अगर किसी को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसको किसी के थ्रू जो है हलचल शरीर में लाने के लिए, शरीर को एक्टिव करने के लिए जो है किसी के थ्रू जो है व्यायाम कराया जाता है। तो ये जो है जटिलता होने से, कॉम्प्लिकेशन होने से रोकता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति किसी दिशा निर्देश से या स्वयं व्यायाम कर सकता है। इसमें जो व्यक्ति है, डॉक्टर जैसे बता दिए कि हाँ आपको ये व्यायाम करना है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है बता दिया कि इस प्रकार के व्यायाम करिएगा और व्यक्ति खुद से करने लगेगा, तो जो है ये हो जाता है सक्रिय व्यायाम। यानी इसमें जो है किसी के दिशा निर्देश या स्वयं से जो कर सकता है वो व्यायाम होता है। यह व्यायाम व्यक्ति में जटिलताओं को रोकने के लिए तो होता ही होता है। यह व्यायाम एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा या मशीनों के उपयोग से कराए जाते हैं। अब चूंकि व्यक्ति असमर्थ है, इसलिए जो है उसे मशीन लगाकर या जो ट्रेनड होते हैं वो क्या करते हैं, कराते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे पाँचवा है उदाहरण, मामूली या दीर्घकालिक रोगी समान व्यक्ति द्वारा व्यायाम करना, जैसे गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, एवं पूर्ण क्षमता व्यायाम, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ये सब जो है एक व्यक्ति जो है कर सकता है, एक्टिव एक्सरसाइज वाले। उसके बाद है इसमें पाँचवा है अचेत रोगी, अनकॉन्शियस रोगी। अब अनकॉन्शियस रोगी को तो खुद से चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उसको कोई आदमी ही कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिस्तर पर प्रतिबंध रोगी, मतलब बेड रिडन पेशेंट, मतलब जो बिस्तर पर नहीं हो पेशेंट। सर्जरी के बाद रोगी, मतलब पेशेंट आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद जो है पेशेंट हो। उसके बाद व्यायाम किया जाता है रोगी की स्थिति बदलना, पोजीशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी आदि। ये सब जो है पेशेंट को क्या किया जाता है, इनएक्टिव जो है यानी पैसिव एक्सरसाइज दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टिव एक्सरसाइज क्या होता है, पैसिव क्या है। ठीक है, जो व्यक्ति स्वयं से खुद से कर सके एक्टिव, जो किसी और से जो है सहारा ले तो ये हो जाता है पैसिव। इसमें जो है जटिलता के लिए होता है ये, और ये जो होता है स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए होता है। इसमें कोई दिशा निर्देश देगा और स्वयं से करेंगे। इसमें मशीन और ट्रेनर के द्वारा कराया जाता है। तो इस सारे चीज़ को जो है आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, अगर आप इसको एक बार और पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो इस सारे के सारे लिखा मिल जाएगा rmnursing.blogspot.com पर। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेली के डेली वीडियो का और ऑब्जेक्टिव का, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सबका PDF वहाँ पे डलता रहता है। एक्स्ट्रा PDF भी डलता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जाके वहाँ पे विजिट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ए रहा, देख सकते हैं प्रश्न क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपको जो है नॉर्मल लाइफ में भी मदद करेगा और एग्जाम में भी, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से अच्छा खासा बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ।
तो जैसे यहाँ पे देखिए कि एक है आपका, एक साइड यहाँ पे लिखा हुआ है हेमोप्टाइसिस, क्या चीज़, हेमोप्टिसिस लिखा हुआ है, इसी को हेमोप्टाइसिस बोल सकते हैं। और एक साइड है हेमेटोमेसिस, एक साइड है हेमोप्टिसिस, एक साइड है हेमोप्टिसिस और एक साइड है हेमेटमेसिस। हेमेटमेसिस है इसमें प वाला, जिसमें प लगा रहेगा समझ जाइएगा, जिसमें सीधा हेमेटमेसिस रहेगा, तो दोनों को समझना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्या होता है मतलब और इसका क्या मतलब होता है, दोनों में अंतर लिखना है, हेमेप्टोसिस में और हेमेटोमेसिस में। ठीक है, देखिए हेमेप्टोसिस का मतलब होता है कि हेमेप्टोसिस का मतलब होता है कि जो थूक होता है, जो कफ बलगम होता है उसमें कफ आता है तो उसे हेमेप्टोसिस बोलते हैं, जिसमें बीच में प लगा है, पी लगा है तो हेमोप्टेसिस होता है, तो ये बलगम यानी थूक में खून आता है। और जो हेमेटोमेसिस होता है इसमें रक्त का उल्टी होता है, तो जो उल्टी होता है वो रक्त का होता है, समझ गए, तो ये हो जाता है हेमेटोमेसिस। दोनों का समझ गए। चलिए अब देखते हैं, देखिए इसमें कफ के साथ खून आता है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कफ के साथ खून आता है। ठीक है, इसमें खून की उल्टियाँ होती है, इसमें जो है खून का उल्टिया होता है। ठीक है, यह पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पीटीबी और फेफड़ों में चोट के कारण होता है। ये जो है अगर आपको फेफड़ा में चोट लग गया है या टीबी वगैरह है तो आपके बलगम में कफ में जो है रक्त आता है, खून आता है, तो उसे जो है हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में हेमेप्टोसिस कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, हीमोप्टिसिस कहते हैं, समझ गए। चलिए अगर आपके उल्टी हो रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है तो समझिए कि ये आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है या कैंसर का कारण हो सकता है, कि आपका जो ट्यूमर बना हुआ है कैंसर का वहाँ से ब्लड आ रहा है, या कोई छाले वगैरह पेट में पड़ चुका है, पेट के किसी अंग में, आंत वगैरह में, और जो उल्टियाँ हो रहा है वो उसी के रास्ते से आ रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, तो समझ जाइए कि जो है हीमेटोमेसिस है। और हीमेप्टोसिस रहेगा तो क्या होगा, टीबी या फेफड़ा में चोट वगैरह, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट है, इसमें रक्त चमकीला लाल होता है। इसमें जो रक्त होता है हेमोप्टोसिस में, ये रक्त जो निकलता है यह चमकीला और लाल होता है। इसमें रंग काफ़ी भूरा होता है। इसमें जो रंग है हेमेटोमेसिस में काफ़ी भूरा होता है और हेमेप्टोसिस में होता है कि यह रक्त चमकीला होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन कभी मत होइएगा, इसमें बीच में पी लगा है, पी लगा है यानी हीमोप्टिसिस, हीमोप्टिसिस, हीमोप्टिसिस। यहाँ पे है हीमेटेमेसिस, हीमेटमेसिस और हीमेप्टोसिस, याद रखिएगा, समझ गए, दोनों में अंतर है। जब भी आ जाएगा आपके सामने में हीमेप्टिसिस के बारे में बताइए, हीमोप्टिसिस के बारे में पूछेगा, समझ जाइएगा कि कफ में बलगम में खून आना। हीमेटेमेसिस में पूछेगा, समझ जाइएगा कि रक्त का उल्टी होना या उल्टी में जो है रक्त आना, समझ गए। चलिए यह चमकीला होता है या भूरा होता है, समझ गए ब्लड। इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होता है, ये जो निकलता है ये क्षारीय कलर होता है, और यह प्रतिक्रिया अम्लीय होता है। यह जो है चूँकि गैस्ट्रिक से निकल रहा है तो हमारा जो गैस्ट्रिक एरिया है वहाँ पे तो जो है अम्ल पाया ही जाता है, तो यह जो है अम्लीय होता है और यह जो है क्षारीय होता है, दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, इसमें रक्त के अंदर के कण नहीं पाए जाते हैं, इसमें रक्त के अंदर भोजन के कण नहीं पाए जाते हैं। अब चूँकि यह जो है हीमोप्टोसिस है, यह जो है फेफड़ा से निकलेगा, श्वास वाले क्षेत्र से लंग्स प्रभावित होता है और वहाँ से जो है ये निकलता है कफ के थ्रू, तो ये जो है इसमें भोजन का कण नहीं होता। बट ये हीमेटोमेसिस है तो इसमें भोजन के कुछ कण क्यों होगा, क्योंकि यह जो है गैस्ट्रिक अल्सर से आ रहा है और कैंसर से भी आ रहा है, तो कैंसर से आएगा तो ये कम चांस रहेगा कि इसमें भोजन का कण हो। बट गैस्ट्रिक अल्सर से आएगा यानी पेट का जो क्षेत्र है वहाँ से अगर उल्टी होता है, छाले वगैरह है, तो उसमें भोजन का चांसेज, उल्टी में आने का चांसेज रहता है। ठीक है, इसमें कोई विशेष गंध नहीं होता है, इसमें जो है कोई विशेष गंध नहीं होता है हीमोप्टेसिस वाले में। और ये वाला है इसमें भोजन की गंध उपस्थित रहता है, इसमें नहीं होता है भोजन के गंध, और इसमें भोजन के गंध उपस्थित होता है जो उल्टी होता है, क्योंकि इसमें भोजन साथ में हो सकता है, उल्टी जब हो तो भोजन का उल्टी हो और उसमें रक्त भी हो, तो ये जो है हीमेटोमेसिस होता है, तो इसलिए इसमें भोजन का गंध होता है, क्योंकि उल्टी जो है भोजन के साथ में हो सकता है और उसमें ब्लड हो। ठीक है, लेकिन इसमें तो जो है कफ आता है, भोजन का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये भोजन का गंध नहीं होता है। दोनों समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं मेडिकल एसेप्सिस और सेल अपचिता, मतलब सर्जिकल एसेप्सिस।
आज जो है आप लोग को एसेप्सिस के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसेप्सिस कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग जो है एसेप्सिस के बारे में लिखने के बाद सीधा ये दोनों को लिख देंगे, तो आपका जो है एसेप्सिस वाला जो है चैप्टर क्वेश्चन 5 नंबर में समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी हम पढ़ाएंगे भी। अभी जान लीजिए ये दोनों प्रकार होता है, अपतुतिता का, एसेप्सिस का, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। तो प्रकार यहाँ से आप लोग को याद हो जाएगा और एसेप्सिस के बारे में लिख देंगे तो जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल देखिए दोनों में अंतर। चिकित्सीय अपतुतिता में साफ तकनीक प्रयोग किया है ताकि जीवाणु के प्रसार को रोका जाए। देखिए चिकित्सा जो भी मेडिकल एसेप्सिस होता है, इसमें जो भी चीज़ होता है वो साफ टेक्निक का प्रयोग किया है ताकि जो जीवाणु बैक्टीरिया का जो प्रसार है, फैलाव है, उसको रोका जा सके। समझ गए? इसमें इस टेक्निक में जो भी चीज़ें उपयोग होगा वो बिल्कुल जो है क्या होगा, साफ होगा, ताकि जो जीवाणु है उसका जो प्रसार है, फैलाव है, उसको रोका जा सके मेडिकल एसेप्सिस में। समझ गए? सेल अपसिसिस में क्या होता है? सर्जिकल अपसिसिस मतलब सेल अपतुतिता। सेल अपतुतिता में यह सुनिश्चित किया जाता है कि वातावरण जीवाणु रहित हो। इसमें जो देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी तकनीक, कोई भी चीज़ें उपयोग करिएगा वो है, जबकि इसमें वातावरण को देखा जाता है कि वातावरण जो है जीवाणु रहित है या नहीं है, और इसमें जो है तकनीकों को देखा जाता है कि जो भी तकनीक का हमने उपयोग किया है ये साफ है, जीवाणु रहित है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह जीवाणु के प्रसार को सीमित करता है। यह बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसके प्रसार को सीमित करता है। यह जीवाणु के प्रसार को रोकता है या समाप्त करता है। ये देखिए ये क्या करता है, यहाँ भी देखिए यह प्रसार को रोका जा सके, यह प्रसार को रोकने का काम आता है। उसके बाद है यह सीमित करता है, यह प्रसार को सीमित करता है मतलब कम करता है, लेकिन यह पूर्ण तरीका से जो है यह क्या करता है, समाप्त कर देता है। ये क्या करता है, जीवाणु को प्रसार को रोकता है या समाप्त कर देता है। ये रोकेगा भी और समाप्त भी कर देगा, बट ये क्या करेगा, सीमित कर देगा, रोकेगा सिर्फ। ठीक है, समझ रहे हैं? इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं को प्रयोग के बाद साफ किया जाता है। इसमें जो होता है इस वाले में कि जो भी उपकरण अगर उपयोग कर लिया जाता है, जैसे कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट है, कोई सामान है मेडिकल में, उसमें कोई भी सामान अगर यूज किया है तो उस सामान, उस उपकरण को जो है प्रयोग होने के बाद जो है इसका साफ किया जाता है। ठीक है, जीवाणु रहित करने के लिए। जबकि इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं को पहले से साफ किया जाता है। इसमें जो चीज़ें उपयोग होता है तो ये जो क्या करता है, पहले से ही ये साफ होता है। जबकि मेडिकल वाले में क्या होता है, मेडिकल एसेप्सिस में, कि जब साफ करना, जब चीज़ें प्रयोग हो गया है तो उसको साफ करके जो है क्या किया जाता है, प्रयोग के बाद साफ किया जाता है सामान को। और इसमें जो होता है कि यह पहले से ही साफ रहता है, जब शुरू करना है तो सीधा शुरू कर सकते हैं। दोनों में अंतर समझ गए? कि सर्जिकल एसेप्सिस जो होता है इसमें जो भी प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या जो भी वस्तु होगा इसको पहले से ही साफ रखते हैं। ठीक है, ताकि बाद में फिर जब काम पड़े तो डायरेक्टली काम ले सके। बट इसमें होता ये है कि जो भी प्रयोग करने वाली वस्तुएं है, उपकरण है, इसके प्रयोग होने के बाद जो है साफ किया जाता है। जैसे अभी मानिए कि हमें कोई चीज़ का प्रयोग कर लिए, प्रयोग करने के बाद उसे यूज करने के बाद जाकर हम लोग इसको साफ़ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रयोग करने के बाद साफ़ कर रहे हैं। बट इसमें क्या होगा कि हमें अभी उसका प्रयोग नहीं करना है, हम चाहते हैं कि इसको साफ़ कर रख दें ताकि कभी भी ज़रूरी पड़े तो इसका उपयोग करें। तो ये जो है काम करने से पहले जो है चीज़ें को साफ़ किया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इसमें साफ वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। अब चूँकि इसमें होता है कि जो काम कर लिए हैं वो पहले से ही क्या करेंगे कि साफ़ रहेगा, साफ़ करके रख देंगे काम करने के बाद। तो इसमें जो भी वस्तुएं होगा, साफ़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें विसंक्रमित वस्तुएं की जाती हैं। इसमें जो भी होता है विसंक्रमित वस्तुएं को किया जाता है सर्जिकल एसेप्सिस में। ठीक है, समझ गए? स्टरलाइज वस्तुएं का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें जो है साफ वस्तुएं का उपयोग किया जाता है। समझ गए? इसमें साफ नर्स जो है साफ पोशाक जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क पहनती है। ठीक है, इसमें जो नर्स होती है वो साफ पोशाक जो है जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क पहनती है इस वाले में। और इसमें नर्स विसंक्रमित पोशाक पहनती है। नॉर्मली आप लोग समझ रहे हैं ना, इसमें नॉर्मली साफ वाला चीज़ें होगा और इसमें जो भी केमिकल वगैरह या जो भी चीज़ से प्रयोग से जो विसंक्रमित होता है, स्टरलाइज होता है, स्टराइल होता है, उसका उपयोग जो है किया जाता है। समझ रहे हैं ना कि इसमें जो है किसी विशेष तकनीक के प्रयोग करके विसंक्रमित किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। और इसमें नॉर्मली साफ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। समझ गए?
यह जीवाणु को एक स्थान पर सीमित कर फैलने से रोकता है। यह क्या करता है, सीमित करता है, कोई भी चीज़ों को एक स्थान पे से दूसरे स्थान पर नहीं फैले इसके लिए सीमित करता है। बट यह जीवाणुओं को समाप्त कर फैलने से रोकता है, बिल्कुल समाप्त ही कर देता है। और यह जो क्या करता है, यह जो है सीमित करता है फैलने से, समझ गए। तो नॉर्मली देखिए यह एक ऐसा विधि है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि चीज़ें को आप जो है नॉर्मल तरीके से साफ़ करते हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। बट इसमें जो है जो टेक्निक है जो डिसइंफेक्शन स्टेराइल का, तो जो है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हो गया कोई केमिकल चीज़ें हो जाएगा, कोई ऐसे गर्म करके हो जाएगा, कुछ है जो भी सारे टेक्निकें हैं जिसके द्वारा जो है ये चीज़ें को हम लोग साफ़ करते हैं कीटाणु भगाने के लिए। तो ये सर्जिकल अपतिता हो जाता है जिसमें विभिन्न टेक्निक विभिन्न केमिकल का उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्मल तरीके से जो है साफ़ किया जाता है। अब नॉर्मल तरीका से मान गए कपड़ा है, ठीक है, जैसे ग्लव्स है, गाउन है नर्स का, तो मान गए मास्क है, तो नॉर्मल मान गए कि हम इसको अगर साफ़ करेंगे पानी से सरफ से साफ़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो है ये हानिकारक जो कीटाणु होगा वो हट जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं हटेगा। बट इसमें होगा क्या कि इसमें जो केमिकल वगैरह होता है वो डालकर साफ़ किया जाएगा। तो केमिकल क्या करेगा कि पूर्ण रूप से जो जीवाणु है उसको नष्ट करेगा और उसको जो है जो क्षमता बढ़ने का है उसको रोक देगा या पूर्ण तरीक़ा से समाप्त कर देगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें का बताता है कि आप नॉर्मल कैसे साफ़ करेंगे, साफ़ तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें जो है स्टेराइल तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चीज़ें समझ गए, चलिए। और बाकी पढ़ना हो तो आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। देखिए हाइपर मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हाइपर मतलब होता है बहुत अधिक और हाइपो मतलब होता है कम। हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम। थर्मिया लगा है तो ताप होगा, ठीक है। तो ये है हाइपर मतलब अति ताप और यह है हाइपोथर्मिया मतलब अल्प ताप, समझ रहे हैं। चलिए, जब शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो तो इसे अति ताप कहते हैं। हम लोग जो है जो हम लोग फीवर वाले पायरेक्सिया का टाइप्स देख रहे थे वहाँ पे पढ़ भी चुके हैं कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक को जो है हाइपरथर्मिया कहते हैं, अति ताप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा 105 या इससे अधिक मतलब 105 भी होगा इंक्लूड और इतना से अधिक भी होगा तो ये अति ताप हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जो है शरीर अगर 95 फ़ारेनहाइट या इससे कम हो जाता है तो उसे अल्प ताप कहते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं, सिर्फ टेम्परेचर याद रखिएगा कि हाइपरथर्मिया कितना पर होता है। तो 105 जब ही हो जाएगा तो ये हाइपरथर्मिया हो जाएगा, इससे अधिक होगा तो, और 95 हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा तो ये अल्प ताप हो जाएगा, समझ गए। चलिए, सूखी एवं गर्म त्वचा, जब भी अति ताप होता है, अधिक टेम्परेचर शरीर में होता है तो जो त्वचा होता है गर्म हो जाता है, सूखा हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, अधिक पसीना आने लगता है, हृदय एवं श्वसन की दर बढ़ जाता है। इसका यह है प्रमुख लक्षण, समझ गए हाइपरथर्मिया का। किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा शरीर में टेम्परेचर होता है तो उसके शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगता है, उसका हार्ट बीट और रिस्पायर जो दर होता है बढ़ जाता है, और साथ में श्वसन दर भी बढ़ जाता है, और साथ में जो उसका चमड़ा होता है स्किन होता है वो सूख जाता है, नरम हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, ठीक है। देखते होइएगा बुखार वाले पेशेंट को। दूसरा है कँपकँपी आना, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम जाता है तो शरीर में जो है कंपन होने लगता है, शिवरिंग होने लगता है। उसके बाद है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है पेशेंट के अंदर। हृदय दर बढ़ जाना मतलब हृदय दर यहाँ भी बढ़ेगा वहाँ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तीव्र श्वसन, रैपिड रिस्पायरेशन हो जाता है। दूरगामी रक्त वाहिकाओं को संकुचन, जो जब भी आपके शरीर में ताप कमता है तो क्या होता है कि आपके शरीर में ताप कम जाएगा, मतलब जो ब्लड जो जिस अनुसार आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा और ब्लड में प्रेशर उत्पन्न होने लगेगा, और जो ब्लड का नली है जो वाहिका है उसमें जो है शिथिल होने लगेगा, मतलब सिकुड़न आने लगेगा क्योंकि शरीर में टेम्परेचर कम गया है, ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये सब जो है इसके प्रमुख लक्षण है और ये सब इसके प्रमुख लक्षण है। दोनों में कुछ चीज़ें ही कॉमन था, बाद बाकी जो है अलग भी था, ठीक है, देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह ऊष्मा खोने की विधियों को बढ़ावा देता है, हीट लॉस। ये क्या करता है कि ऊष्मा खोने की विधियों को बढ़ावा देता है। इसमें जो होता है कि यह जो है ऊष्मा खोने के लिए जो है काम किया जाता है और ये विधि को बढ़ावा देता है कि इसमें ऊष्मा को कैसे जो है कम किया जाए, हीट लॉस किया जाए। जबकि यह ऊष्मा उत्पादन की विधियों को बढ़ावा देता है, जबकि जिसका शरीर का टेम्परेचर कम रहता है तो उसको लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश करते हैं, यानी टेम्परेचर उत्पादन करने का कोशिश करते हैं उसके शरीर में, मतलब हीट प्रोडक्शन के विधियों का बढ़ावा देता है ये। और ये क्या करता है, हीट लॉस करने के लिए बढ़ावा देता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बहुत शानदार है
कि इसमें रोगी को शीतल करने का प्रबंध किया जाता है। चूँकि शरीर का टेम्परेचर बहुत अधिक है तो इसलिए इसे जो है कोल्ड करने के लिए, शीतल करने के लिए जो है प्रबंध किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें रोगी को गर्म करने का प्रबंध किया जाता है। चूँकि ये शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, शरीर जो है ठंडा पड़ने लगता है, तो जो है इससे शरीर को जो है गर्म करने का प्रबंध किया जाता है। दोनों में समझ गए अंतर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक है आपका इधर देखिएगा ट्रेकीकार्डिया, टैकीकार्डिया और एक है ब्रैडीकार्डिया। बार बार पूछा जाता है प्रश्न, सब ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में डिफरेंस में भी। तो देख लीजिए टैकीकार्डिया क्या है। देखिए 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक नाड़ी दर को टैकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 बीट्स या इससे जो अधिक होता है तो इसे टैकीकार्डिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है इसका मतलब होता है अतीव्र श्वसन, समझ गए। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है मंद श्वसन, मंद नाड़ी दर, और इसमें ये होगा आपका तीव्र नाड़ी दर और ये होता है मंद नाड़ी दर, समझ गए। तो देखिए जब भी आपका नाड़ी दर जो है वो 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक होगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। जब 60 बीट्स प्रति मिनट से कम हो जाता है तो ये ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, समझ गए। ब्रैडीकार्डिया किसे बोलते हैं? तो 60 बीट्स मतलब 60 धड़कन जो होता है 60 बीट्स से अगर कम हो जाता है प्रति मिनट तो ये ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, और 100 से अधिक हो जाएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, समझ गए। चलिए मध्यम कौन होगा? तो मध्यम जो है 60 से लेकर 90 के आसपास रहता है, तो ये मध्यम होता है। ठीक है। चलिए दूसरा है ज्वर और घेंघा बीमारियों में टैकीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। तीव्र श्वसन, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोथर्मिया में कि अगर तीव्र अति ताप है तो शरीर में जो है हृदय का जो धड़कन है वो जो क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया, नाड़ी दर बढ़ जाता है। ठीक है। तो ज्वर और घेंघा बीमारियों में टैकीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। तो समझ लीजिए कि जो बुखार होता है, जो घेंघा रोग गलकंठ होता है, इसमें टैकीकार्डिया हो सकता है। ठीक है। मस्तिष्क की बीमारी, ब्रैडीकार्डिया कब होता है कि मस्तिष्क का बीमारी होगा जहर पॉइजन लेने पर, हृदय ग्रस्त मतलब हार्ट अटैक आने पर, और ब्रैडीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है, समझ गए। कोई पेशेंट को अगर मस्तिष्क का बीमारी है, कोई जहर लिया, पॉइजन लिया हो, या किसी को अगर हार्ट का बीमारी हो तो उसे जो है ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, मंद नाड़ी दर, समझ गए दोनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा आसानी के साथ कि एक है हॉट एप्लीकेशन और एक है कोल्ड एप्लीकेशन। अब आपसे पूछेगा कि गर्म प्रयोग के बारे में बताइए और शीतलन प्रयोग के बारे में बताइए। दोनों में अगर अंतर पूछ देगा तो अंतर लिखिएगा, अगर पूछ देगा कि गर्म प्रयोग क्या है, शीतल प्रयोग क्या है बताइए, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं चीज़ों को समझ कर। ठीक है। देखिए वाहिकाओं को विस्तारित करता है, जो ब्लड का जो वेसल्स होता है हमारे शरीर में, जो नली है, उसको गर्म प्रयोग से क्या किया जाता है कि इसे विस्तारित किया जाता है, फैलाया जाता है। ठीक है। शीतल प्रयोग वाहिकाओं को संकुचन करता है, यह क्या करता है, श्रिंक करता है, शिथिल करता है वाहिकाओं को। क्योंकि आप सीधा समझिए कि आपके शरीर में जो है किसी भाग में ठंडापन है, तो ठंडापन होने पर क्या होता है, आदमी सिकुड़ने लगता है ना, तो इसी प्रकार से इसमें भी संकुचन आने लगता है जो ब्लड का वाहिका है, समझ गए। जबकि जैसे ही गर्मी शरीर में पड़ता है तो फड़फड़ा जाता है, आदमी शरीर हाथ फैलाने लगता है, तो वही चीज़ें समझिए यहाँ भी। ठीक है। दूसरा है कैपिलरी की प्रामाग्रता मतलब परमिएबिलिटी बढ़ाती है। ये जो केशिकाएँ होता है कैपिलरी, इसका क्या करता है, पारगम्यता को बढ़ाता है कैपिलरी को। ठीक है। कैपिलरी की प्रामाग्रता को घटाती है। शीतलन प्रयोग क्या करता है कि इसके कैपिलरी के प्रामाग्रता को घटाता है, जबकि ये गर्म प्रयोग ये बढ़ाता है, समझ गए। चलिए तीसरा है यह चयापचय को बढ़ाता है, जो मेटाबॉलिज्म का क्रिया होता है, जिसमें भोजन जो है रासायनिक क्रिया के थ्रू जो है टूटता है, टूटने के बाद जो है शरीर के लिए जो एनर्जी, प्रोटीन, ये सब कैलोरी मिलता है चयापचय के थ्रू, तो यह चयापचय क्रिया को बढ़ाता है गर्म प्रयोग, जबकि यह चयापचय क्रिया को घटाता है। ठीक है। उसके बाद रक्त की विस्कोसिटी जो होता है उसको यह घटा देता है, जबकि यह रक्त की विस्कोसिटी बढ़ाता है। ठीक है। जो रक्त का मतलब जो विस्कोसिटी होता है यह गर्म प्रयोग घटा देगा, और जो है ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। मात्र यही एक अपवाद है इसमें कि रक्त का विस्कोसिटी जो है गर्म प्रयोग क्या करता है, घटा देता है, जबकि शीतल प्रयोग बढ़ा देता है। बाद बाकी दोनों में जो है इसमें बढ़ाएगा और इसमें घटाएगा, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए कि रक्त के बहाव को बढ़ाता है। गर्म प्रयोग क्या करता है, रक्त के बहाव को बढ़ाता है, जबकि ठंडा में देखते होइएगा कि चीज़ें जम जाता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसी प्रकार से रक्त संचरण को ये घटाता है, क्योंकि ये क्या होता है, मोटा कर देता है, ब्लड के विस्कोसिटी के बढ़ा देता है, जिसके कारण जो रक्त का संचरण गति होता है कम हो जाता है, समझ गए। लसिका के बहाव को बढ़ाता है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं जो लसिका होता है एक आता है
ये वाहिका विहीन होता है, यह ऊतकों को नमी प्रदान करता है। तो ये क्या करता है कि ये जो है इसका बहाव बढ़ता है गर्म प्रयोग में, और ये जो होता है शीतल प्रयोग में ये इसका बहाव घटता है। समझ गए दोनों के बारे में? क्या समझ गए कि यह वाहिका को विस्तारित करता है या संकुचित करता है, इसमें कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ये घटाता है, यह चपाचे को बढ़ाता है, ये घटाता है, यह विस्कोसिटी रक्त को घटाता है तो ये बढ़ाता है, उसके बाद रक्त बहाव को ये बढ़ाता है तो ये रक्त बहाव को घटाता है, ये लसिका बहाव को बढ़ाता है तो लसिका बहाव को घटाता है। और इसी प्रकार से जो है आप लोग लिख देंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि कनकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है और टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है। बताइए कि समवर्ती कीटाणुनाशन क्या होता है और टर्मिनल कीटाणुनाशन क्या होता है। दोनों के बारे में आपसे पूछेगा तो जो है आप लोग लिख दीजिएगा। टर्मिनल मतलब होता है कि अंतिम अवस्था, और कनकरेंट मतलब होता है समवर्ती मतलब उसके नज़दीक। समझ गए? चलिए देख लीजिए क्या होता है। इस प्रकार का कीटाणु शोधन तब किया जाता है जब संक्रमित रोगी से कुछ स्राव हो। देखिए कनकरेंट डिसइंफेक्शन जो होता है ये क्या होता है कि जब भी कोई रोगी हो और उसके जो है शरीर से कुछ स्राव हो रहा है, जैसे ब्लड निकलना, बलगम देना, शरीर से पसीना टपकना नीचे में, तो इन सब चीज़ों में जो है कनकरेंट डिसइंफेक्शन का जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए। टर्मिनल होता है अंतिम अवस्था वाले। तो ये जो इस प्रक्रिया का जो कीटाणु शोधन है तब किया जाता है जब रोगी की मृत्यु हो गई हो या यूनिट से छुट्टी हो गई हो। यह अंतिम अवस्था होता है। अब अंतिम अवस्था क्या होगा, या तो पेशेंट का मृत्यु हो गया है या पेशेंट जो है हॉस्पिटल छोड़कर चला गया है। तो जैसे जो भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल छोड़ के जाता है तो उसके बेड को साफ़ किया जाता है, उसके बेड को साफ़ किया जाता है ताकि कोई दूसरा पेशेंट आए तो उससे जो है बीमारी ना फैले। समझ गए? तो इसलिए जो है एक कब होता है, या तो मृत्यु हो जाने के बाद या पेशेंट यूनिट से छुट्टी हो गया है वार्ड से, तब किया जाता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। समझ गए? और ये कब किया जाता है, जब व्यक्ति से कुछ स्राव हो रहा हो तब। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रतिदिन की जाती है। यह प्रक्रिया जो है प्रतिदिन किया जाता है क्योंकि जब तक पेशेंट रहेगा तब तक हो सकता है स्राव हो, बलगम वगैरह, मूत्र वगैरह ये सब का स्राव हो, तो इससे प्रतिदिन किया जाता है। जबकि यह प्रक्रिया रोगी के जाने के बाद अंत में की जाती है, क्योंकि यह टर्मिनल है, अंतिम अवस्था, इसलिए यह अंत में किया जाता है, या तो पेशेंट का मृत्यु हो जाए या पेशेंट वार्ड से चला जाए, छुट्टी हो जाए तो। ठीक है, यह प्रक्रिया सभी स्थानों पर की जाती है जैसे आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड आदि। यह जो प्रक्रिया है जहाँ जहाँ मरीज रहेगा, आईसीयू से लेकर नॉर्मल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, सब में ये कनकरेंट डिसइंफेक्शन समवर्ती कीटाणुनाशन किया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मुख्यतः आइसोलेशन वार्ड में की जाती है जहां संक्रमित रोगी भर्ती था। अब ये जो प्रक्रिया होता है कीटाणुनाशन का टर्मिनल वाला, ये खास तौर पर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे संक्रमित रोगी को रखा जाता हो। तो संक्रमित रोगी को कहाँ ज़्यादातर रखा जाता है, आइसोलेशन वार्ड में। तो यहाँ पर जो है किया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में संक्रमित वस्तुओं को बीज संक्रमण के लिए भेज दिया जाता है एवं अन्य आवश्यक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। अब जो कनकरेंट डिसइंफेक्शन होते हैं, इस प्रक्रिया में जो भी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है साफ़ सफाई के लिए यानी बीज संक्रमित के लिए, तो जो है इसको क्या किया जाता है, बीज संक्रमित के लिए भेज दिया जाता है, फ्रेश करने के लिए, साफ़ करने के लिए, जो भी सामान का उपयोग हुआ हो रोगी को बीज संक्रमित करने के लिए, तो इसको भेज दिया जाता है। और जो भी अनावश्यक वेस्ट पदार्थ बच जाता है उसको जला दिया जाता है। ठीक है, चौथा है, इसमें डिसइंफेक्शन के लिए मुख्यतः ध्रुवीकरण, फमीगेशन का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवीकरण जो होता है आपका, इसमें डिसइंफेक्शन के लिए ध्रुवीकरण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? और बहुत लोग धूम्रीकरण का ही बारे में नहीं जानेंगे, तो बताइए क्या हो सकता है, ये चीज़ें समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, यह डिसइंफेक्शन भागों में किया जाता है। एक कब किया जाता है, तो यह डिसइंफेक्शन जो है पार्ट्स में किया जाता है। समझ गए? मतलब अलग अलग पार्ट में जो है एक किया जाता है। यह डिसइंफेक्शन संपूर्ण रूप में किया जाता है। जैसे एक कमरा में कोई पेशेंट संक्रमण हो और वो चला गया हो या मृत्यु हो गया हो, तो इसमें पूरे कमरा को जो है साफ़ किया जाता है। ठीक है, जबकि यह भाग में किया जाता है। अगर पेशेंट जिस भाग में रहा होगा, जैसे जिस बेड पर, तो या जिस बेड्स के आसपास अगर वो कोई चीज़ का स्राव कर रहा हो, थूक वगैरह बिग रहा हो, तो उसी भाग को साफ़ किया जाता है। समझ गए? जबकि इसमें पूर्ण जो है साफ़ किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है। समझ गए? चलिए, तो आपका ये लास्ट था, यहाँ पर समाप्त होता है। और आज जो हम लोगों ने देखे हैं, यह जो आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि कनकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है बताइए, या टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो आप यहाँ से नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे दिमाग से सोचकर, और साथ में मटेरियल भी यहाँ पे है। तो इसी प्रकार से जितना भी वर्ड देखें सब इम्पोर्टेंट है। बाकी
जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएगा हम लोग देखते रहेंगे। आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, एग्ज़ाम आपका जो है होगा बहुत जल्दी। तब तक आप चैनल को प्यार आशीर्वाद दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर। और मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी लोग इनका पढ़ना चाहते हैं खुद से एक बार तो जाइए rmnursing.blogspot.com पर। वहाँ पे PDF के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन को लिखा भी गया है खुद से, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।